हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2014 में आई साईफाई टाइम ट्रैवल मूवी प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। इस मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले आइए जानते हैं कि आखिरकार प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स होता क्या है, क्योंकि ये मूवी कम्प्लीटली इसी पैराडॉक्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स टाइम ट्रैवल द्वारा क्रिएट की गई एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इंसान एक ऐसे क्लोज लूप में फंस जाता है जिसमें ये बताना मुश्किल हो जाता है कि इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट कहाँ है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंड पॉइंट। इस लूप में हर इवेंट आगे होने वाले इवेंट का कोज होता है। प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स में टाइम ट्रैवल पास्ट में जाकर किसी भी इवेंट को चेंज करने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वह कुछ नहीं बदल सकता, बल्कि उस घटना के घटित होने में भागीदार बन जाता है। जो घटना जिस क्रम में पहले घटित हुई थी वो हमेशा उसी क्रम में घटित होती रहेगी, जिस कारण हिस्ट्री में हुए किसी भी इवेंट को चेंज नहीं किया जा सकता। तो आइए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड एक लैब में काम करते हैं और उस लैब में अचानक आग लग जाती है, जिसके कारण आपके फ्रेंड की डेथ हो जाती है। आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। कुछ सालों बाद आप एक टाइम मशीन बना लेते हो और अब आप सोचते हो क्यों ना टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाकर अपने दोस्त की जान बचाई जाए। आप टाइम ट्रैवल करके पास्ट में उसी टाइम में उसी लैब में जाते हो जहां आपके फ्रेंड की डेथ हुई थी, लेकिन उसी वक्त आपके हाथों से केमिकल नीचे गिर जाता है, जिस कारण लैब में आग लग जाती है, जिसमें जलकर आपके फ्रेंड की डेथ हो जाती है। अब आपको रियलाइज होता है कि आपके फ्रेंड की मौत का कारण आप खुद हो, यानी कि आप चाहकर भी वो नहीं चेंज कर सकते जो पहले घटित हो चुका है। आप केवल उस घटना के घटित होने के भागीदार बन सकते हो। आई होप आपको प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स का एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में हमें 4 कैरेक्टर दिखाए जाएंगे: जेन, जॉन, बारकीप एंड फीजल बॉम्बर। दरअसल ये चारों कैरेक्टर एक ही इंसान है जो अलग अलग टाइम से है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसने एक कोट और एक कैप पहनी हुई है। दरअसल ये इंसान एक टाइम ट्रैवलर होता है जो फ्यूचर से पास्ट में आकर बॉम्ब डिफ्यूज करने की कोशिश करता है। जब वो इंसान बॉम्ब को डिफ्यूज कर रहा होता है तभी वहाँ कोई पीछे से उसे गन से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इससे पहले कि बम को सुरक्षित रूप से डिफ्यूज किया जा सके, बम ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें उस इंसान का चेहरा पूरी तरीके से जल जाता है जो बम को डिफ्यूज करने फ्यूचर से आया था। अब वहाँ एक तीसरे इंसान की एंट्री होती है जो उस जले हुए इंसान की मदद करता है और एक वायलेंट बॉक्स जैसी मशीन, जो एक तरह की टाइम मशीन होती है, उसकी तरफ बढ़ाता है, जिसका यूज करके वो जला हुआ आदमी टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में 1992 में चला जाता है। यहाँ से टाइम ट्रेवल करके वो इस टाइम में आया था। अब मूवी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सीन में हमें 3 आदमी दिखाए गए थे। पहला जो फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आया था और बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था और जिसमें उसका चेहरा पूरी तरीके से जल गया था, उसका नाम था जॉन। दूसरा जिसने जॉन पर गोली चलाई और उसका नाम था फीजल बॉम्बर। तीसरा जॉन को वॉयलेंट बॉक्स देकर उसकी मदद की, उसका नाम था बारकीप। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों इंसान एक ही है जो अलग अलग टाइम से हैं। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, अभी आप इस बारे में मत सोचिए, आगे चलकर आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब हमें 1992 का टाइम दिखाया जाता है जिसमें जॉन अपने जले हुए चेहरे के साथ वापस लौटता है। जॉन का चेहरा पूरी तरीके से जल जाता है, इसलिए डॉक्टर उसकी प्लास्टिक सर्जरी करके उसे एक नया चेहरा देते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जॉन कौन है और वो टाइम ट्रेवल क्यों करता है, तो मैं आपको बता दूं, असल में जॉन एक मिस्टीरियस टेम्पोरल ब्यूरो का टेम्पोरल एजेंट होता है। इस ब्यूरो के पास टाइम मशीन होती है जो अपने एजेंट्स को इसलिए देती है ताकि वो पास्ट में जाकर इतिहास में घटित किसी भयंकर घटना को होने से रोक सके, जिसमें जॉन को काम दिया गया था फीजल बॉम्बर को मारने का, क्योंकि ये फीजल बॉम्बर सन 1975 में न्यूयॉर्क में एक बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम देने वाला था जिसमें 10,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी जॉन उस फीजल बॉम्बर को रोकने में सफल नहीं हो पाया था। अब जॉन को प्लास्टिक सर्जरी के कारण एक नया चेहरा मिल गया था। अब हम जॉन को जॉन नहीं बारकीप कहकर बुलाएंगे। अब बारकीप को लास्ट मिशन दिया जाता है जिसके लिए वह टाइम ट्रेवल करके 1970 में जाता है और एक बार में बारकीप का काम करने लगता है। एक दिन उस बार में उसकी मुलाकात 1970 के जॉन से होती है जो उसका खुद का ही जवानी वाला रूप होता है। वे दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। बारकीप उसे पहचान लेता है क्योंकि 1970 का जॉन उसका ही जवानी वाला रूप होता है, लेकिन 1970 का जॉन बारकीप को नहीं पहचान पाता क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी के कारण उसका चेहरा पूरी तरीके से चेंज हो गया था। अब जॉन बारकीप को बताता है कि वह अनमैरिड मदर नाम की बुक का राइटर है। जॉन बारकीप को अपनी लाइफ के बारे में बताता है। वह बताता है कि उसका जन्म 1945 में एक लड़की के रूप में हुआ था जिसे उसके पेरेंट्स ने एक अनाथालय में छोड़ दिया था और आगे उसका नाम जेन रखा गया। जेन धीरे धीरे बड़ी होती गई लेकिन किसी ने भी उसे अडॉप्ट नहीं किया। फिर जेन आगे चलकर स्पेस कोर प्रोग्राम ज्वाइन करने की कोशिश करती है जिसके हेड होते हैं मिस्टर रॉबर्टसन, लेकिन उसे वहाँ से भी रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उसकी फिजियोलॉजी में कुछ गड़बड़ी होती है। लेकिन उस समय उसे इस बारे में नहीं बताया जाता। जेन को डिस्क्वालीफाई करने का कारण वहाँ मौजूद दूसरी लड़की से लड़ाई करने को बताया जाता है। स्पेस कोर्प से रिजेक्ट होने के बाद जेन निराश हो जाती है। उसके बाद वो एक नाइट स्कूल ज्वाइन करती है जहाँ उसकी मुलाकात एक स्ट्रेंजर से होती है जिससे उसे प्यार हो जाता है।
दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन वह स्ट्रेंजर उसे अचानक छोड़कर चला जाता है। अब ये स्ट्रेंजर कौन था ये हमें आगे मूवी में पता चलेगा। अब आगे जेन को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। कुछ टाइम बाद जेन सक्सेसफुली एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन डॉक्टर जेन को बताते हैं कि उसकी फिजियोलॉजी थोड़ी अजीब है। डॉक्टर जेन को बताते हैं कि उसके शरीर में मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों एक साथ मौजूद थे। डिलीवरी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के कारण डॉक्टर केवल उसके मेल ऑर्गन्स को ही बचा पाए। इसका मतलब अब जेन एक मेल बन चुकी थी। अब उसे अपनी आगे की पूरी लाइफ एक मेल के रूप में जीनी होगी। तभी कुछ टाइम बाद जेन को पता चलता है कि उसकी बच्ची को हॉस्पिटल से किसी ने चुरा लिया है। जेन अपनी बच्ची को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी बच्ची को नहीं ढूंढ पाती। अब जेन टाइम के साथ जेन से जॉन बन जाती है। अब जॉन अपनी पूरी कहानी बारकीप को बताते हुए कंप्लीट करता है। हालांकि बारकीप यह सब जानता है, क्योंकि यह उसी के जीवन की कहानी होती है। बारकीप उसके फ्यूचर का ही रूप होता है, लेकिन बारकीप इस बारे में जॉन को नहीं बताता। बारकीप जॉन को बताता है कि वह जानता है कि वह स्ट्रेंजर कहाँ मिलेगा जिसने जेन की लाइफ को बर्बाद कर दिया था। बारकीप जॉन से प्रॉमिस करता है कि वह उसे स्ट्रेंजर के पास लेकर जाएगा। ना सिर्फ उसे उसके पास लेकर जाएगा, बल्कि उसे मारने का भी मौका देगा। अब जॉन और बारकीप टाइम मशीन का यूज करके उस टाइम में जाते हैं जहां जेन नाइट स्कूल अटेंड करती थी। जॉन उस स्ट्रेंजर को मारने के लिए अपने पास एक गन रख लेता है और जॉन उस स्ट्रेंजर का वेट करने लगता है जिसने उसकी लाइफ बर्बाद की थी। जॉन उस स्ट्रेंजर का वेट कर ही रहा होता है, तभी उससे जेन टकरा जाती है। जेन को देखकर उसे जेन से प्यार हो जाता है। अब जॉन को रियलाइज होता है कि जिस स्ट्रेंजर को मारने के लिए वो वहां आया था वो और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। जॉन ही टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आया था और उसने ही अपने पास्ट के फीमेल वर्जन यानी कि जेन से प्यार किया था और दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप भी थी। और ये जॉन ही था जो जेन को छोड़कर चला गया था। जब जॉन और जेन की लव स्टोरी चल ही रही होती है, तभी बारकीप चुपचाप टाइम मशीन का यूज करके 1970 में चला जाता है बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए। यह वही सीन होता है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। जब वहां बारकीप पहुंचता है तो वो देखता है कि फिजल बॉम्बर वहां बॉम्ब लगा रहा है। अब उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है जिसमें बारकीप घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। और जब बारकीप होश में आता है तो वो जॉन को देखता है जिसका चेहरा बॉम्ब को डिफ्यूज करते समय पूरी तरीके से जल चुका था। बारकीप जॉन की ओर टाइम मशीन बढ़ाकर उसकी मदद करता है उसे वापस उसके समय में लौटने में। इसी बीच फिजल बॉम्बर भी वहां से भाग जाता है। अब बारकीप उस समय में जाता है जहां जेन ने अपनी बच्ची को जन्म दिया था। बारकीप की मुलाकात वहां मिस्टर रॉबर्टसन से होती है। उनके पास भी एक टाइम मशीन होती है जिससे पता चलता है कि वो भी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। मिस्टर रॉबर्टसन टेम्पोरल ब्यूरो के हेड होते हैं। बारकीप हॉस्पिटल से जेन की बच्ची को चुरा लेता है और उसे 1945 में ले जाकर अनाथालय के बाहर छोड़ देता है। यही बच्ची आगे चलकर जेन बनती है। अब आपकी कंफ्यूजन थोड़ी थोड़ी दूर होने लगी होगी। हाँ दोस्तों, यहाँ न केवल फ्यूचर का मेल वर्जन जॉन पास्ट में जाकर अपनी फीमेल वर्जन जेन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखता है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों एक बच्ची को जन्म देते हैं और वो बच्ची भी वो खुद ही होता है। यही कारण है कि उस बच्ची के अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों एक साथ मौजूद होते हैं। यही होता है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। ये लूप कभी खत्म नहीं होगा। हम नहीं बता सकते कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। वही बच्ची बड़ी होकर जेन बनती है, वही जॉन बनता है, फिर वही पास्ट में जाकर अपनी फीमेल वर्जन के साथ प्यार करता है जिससे वो एक बच्ची को जन्म देते हैं और उस बच्ची को बारकीप चोरी करके 1945 में अनाथालय के बाहर छोड़ देता है, जो फिर आगे चलकर जेन बनती है। ये लूप ऐसे ही चलता रहेगा जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही एंड पॉइंट। यही है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। अब कहानी को कंटिन्यू करते हैं। बारकीप उस बच्ची को अनाथालय के बाहर छोड़कर वापस उस टाइम में जाता है जब जॉन जेन को छोड़कर चला गया था। जॉन जब बारकीप से मिलता है तो बारकीप उसे कहता है कि उन्हें उस टाइम को छोड़कर फ्यूचर में जाना होगा। बारकीप उसे बताता है कि वह उसका ही फ्यूचर रूप है, लेकिन इस बात को मूवी के लास्ट में डिस्क्लोज किया गया है। उसके बाद बारकीप और जॉन टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में 1985 में जाते हैं। बारकीप मिस्टर रॉबर्टसन से मिलता है और वो जॉन को उस सदमे से बाहर आने के लिए वहाँ छोड़ देता है। बारकीप जॉन के लिए एक वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ता है जिससे वो चीजों को समझ सके और उन्हें फॉलो कर सके। और बारकीप रिटायरमेंट के लिए 1975 में चला जाता है, ठीक न्यूयॉर्क में होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट से पहले। दूसरी ओर 1985 में जॉन सदमे से बाहर निकलने के बाद एक टेम्पोरल एजेंट बनने की तैयारी के लिए बारकीप द्वारा छोड़ी गई रिकॉर्डिंग को सुनता है और 1992 तक एक टेम्पोरल एजेंट बन जाता है। फिर जॉन एक कोट और एक कैप पहनकर टाइम ट्रेवल करके 1970 में जाता है, फिजल बॉम्बर द्वारा लगाए गए बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए। ये मूवी का स्टार्टिंग वाला ही सीन होता है जिसमें जॉन गन से डिस्ट्रैक्ट होता है और बॉम्ब डिफ्यूज होने से पहले ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें जॉन का चेहरा पूरी तरह से जल जाता है। आई होप अब आपको यह कहानी समझ में आने लगी होगी।
यही कारण है कि मूवी के स्टार्टिंग के सीन में तीन लोग जॉन, बारकीप और फीजल बोम्बर एक ही इंसान थे जो अलग अलग समय से थे। बारकीप 1985 में जॉन को छोड़ने के बाद रिटायर होने के लिए 1975 में पहुंचता है और वह अपनी टाइम मशीन को डीकमीशन करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइम मशीन एरर शो करती है और वो मशीन बंद नहीं होती। वह फाइल को चेक करता है तो वो देखता है कि मिस्टर रॉबर्टसन ने फीजल बोम्बर तक पहुंचने के लिए एक क्लू छोड़ा है जिसका यूज करके बारकीप फीजल बोम्बर को पकड़ सकता है जो 1975 में होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम देने वाला था। बारकीप उस क्लू का इस्तेमाल करके लॉन्ड्रोमैट पहुंचता है जहां पर वह फीजल बोम्बर मौजूद होता है। जब फीजल बोम्बर का सामना बारकीप से होता है तो बारकीप फीजल बोम्बर को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वह फीजल बोम्बर कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का ही फ्यूचर रूप होता है। बेसिकली बारकीप अपने भविष्य के रूप को ही पकड़ने और मारने की कोशिश कर रहा था। फीजल बोम्बर की मेंटल सिचुएशन देखकर ऐसा लगता है जैसे बारकीप के बार बार टाइम ट्रेवल करने से उसकी मेंटल कंडीशन पूरी तरीके से बिगड़ चुकी हो और वो बारकीप से फीजल बोम्बर बन गया हो। फीजल बोम्बर टेरर अटैक्स रोकने के लिए बेगुनाहों की हत्या कर रहा था। बारकीप फीजल बोम्बर को मार देता है, लेकिन वह टाइम मशीन में आए एरर के बारे में मिस्टर रॉबर्टसन को नहीं बताता। वह मशीन कभी बंद नहीं होती और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।